सीपीआईएमएल और शहाबुद्दीन के बीच लड़ाई में 153 मासूमों ने अपनी जान गंवाए थे। बिजनेसमैन चंद्रबाबू के 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर मार डाला गया था और तीसरे बेटे को भी इसके कुछ साल बाद गोली मार दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने शहाबुद्दीन की आपराधिक गतिविधियों से आंख मूंद ली है। ऐसे तो शहाबुद्दीन को एक बाहुबली और गैंगस्टर के रूप में जाना जाता है। शहाबुद्दीन का इतना आतंक था कि सिवान में कोई भी शख्स उन मामलों में उनके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता था। मौत के वक्त शहाबुद्दीन एक दोहरे हत्याकांड के मामले में जेल में सजा भुगत रहे थे। हालांकि आखिरी वक्त तक उनके खिलाफ अपराध के 40 से अधिक मामले दर्ज थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक पर्दाफाश और मैं हूं आपके साथ रोशन। विगत एक दिन पहले आरजेडी के पूर्व दिवंगत नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और बेटे ओसामा ने आरजेडी ज्वाइन कर ली। इस खबर की चर्चे राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हो रही है। शहाबुद्दीन राजद के एक फायर ब्रांड नेता थे जिनका सिवान में अपनी तूती बोलती थी। शहाबुद्दीन राजद के लिए इतना क्यों मायने रखते हैं? आइए आपको शहाबुद्दीन से जुड़े कुछ तथ्य बताते हैं जिससे पता चलेगा कि लालू परिवार और राजद के लिए उनका कार्य क्या रहा। ऐसे तो शहाबुद्दीन को एक बाहुबली और गैंगस्टर के रूप में जाना जाता है। उनसे जुड़ी हुई कुछ बातों पर प्रकाश डालते हैं और उनके इतिहास के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि शहाबुद्दीन लालू परिवार के लिए इतना खास क्यों है और उनके बेटे और उनकी पत्नी को राजद में जाने से राजद को फ़ायदा होगा या नुकसान, इस बारे में भी आप लोगों को बताएं। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को हुआ। वो भारतीय राजनेता थे जो बिहार के सिवान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेताओं में से एक थे। लालू प्रसाद यादव के घनिष्ठ करीबी माने जाते थे। पूरे 2 दशकों तक शहाबुद्दीन सिवान के बेताज बादशाह रहे जो अपनी अदालत खुद चलाया करते थे। उन्होंने डॉक्टरों की फीस 50 रुपये तक कर दी थी। उन्होंने सिवान में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे सीपीआईएमएल से लड़ाई लड़ी और जिसे भी जरूरत पड़ी सुरक्षा दी। सिवान के लोग उनसे प्यार करते थे। लोगों को उनसे डर भी लगता था। कहा जाता है कि जब वह सिवान में होते थे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी दूसरे पार्टी का झंडा या दूसरे पार्टी की सदस्यता ले सके। राजनीति में शहाबुद्दीन का उदय उस दौर में हुआ जब देश में बिखरे हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए 25 सितंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा निकाली थी। आडवाणी ने 1980 और 1990 के दशकों में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलनों की अगुवाई की थी। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर बनाने का आंदोलन छेड़ा था जो आखिरकार 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस में बदल गया था। उस दौर में हिंदू राष्ट्रवादी दल मुसलमानों को देशद्रोही बताकर हिंदुओं को गोलबंदी करने में लगे थे। इन अभियानों की वजह से बिहार और भागलपुर समेत कई देशों में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अक्टूबर 1990 में लालू यादव ने बिहार के समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। उसी साल शहाबुद्दीन ने प्रतापपुर से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में जीत हासिल की। उस वक्त उनका चुनाव चिन्ह था शेर। उस वक्त वह सिर्फ 23 साल के थे और जेल में बंद थे। उनके समर्थकों ने उन्हें जेल से ही चुनाव लड़ने को कहा। शहाबुद्दीन जीरादेई सीट से लड़े और कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह को 368 वोटों से हराने में कामयाब भी रहे। जीरादेई सीट जीतने के बाद शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी भी जीरादेई के ही रहने वाले थे। उन दिनों सिवान के हर गली कूचे में शहाबुद्दीन के कटआउट लगे होते थे। सिवान में एक तरह से उन्होंने अपनी एक समानांतर व्यवस्था बना ली थी। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL की 2001 की जो एक सरकारी रिपोर्ट बताती है कि आरजेडी सरकार का पूरी तरह संरक्षण उनको मिला हुआ था।
उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लगभग असंभव थी। इसके बाद शहाबुद्दीन को कहा हुआ था कि कानून बनने में लगा इसे चारों और उनके अजय होने का एक अभाव मंडल से छा गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने शहाबुद्दीन की आपराधिक गतिविधियों से आंख मूंद ली है। उन्हें सिवान को अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई थी। इस वजह से उनकी धौंस चल रही थी। शहाबुद्दीन का इतना आतंक था कि सिवान में कोई भी शख्स उन मामलों में उनके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता था जिनमें उन्हें अभियुक्त बनाया गया है। जिन 2 दशकों में हिंदू राष्ट्रवाद अपने उभार पर था, उनमें लालू यादव अग्रणी जातियों का सामना करने के अपने फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। मुस्लिम और यादव के गठबंधन को अपने फॉर्मूलों की बदौलत वो 1990 में सत्ता हासिल कर सके। इससे पहले 1989 में बिहार के भागलपुर में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इनमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इनमें से कई मुसलमान थे। मुसलमानों का कहना था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा राज्य के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने से रोकने में असमर्थ रहे। इस दौरान लालू ने देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के खिलाफ एकजुटता पैदा करने पर ध्यान देने लगे। लेकिन इस बीच पूरे देश में राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। PUDR के एक रिपोर्ट के मुताबिक भागलपुर के कुख्यात दंगे में मारे गए लोगों में 93% मुसलमान थे। इस सारी पृष्ठभूमि में राज्य की 17% मुस्लिम आबादी ने JP आंदोलन की उपज और सेकुलर और सोशलिस्ट राजनीति के पैरोकार लालू में अपना संभावित नेता तलाशना शुरू कर दिया। लालू यादव को राज्य की 14% यादव आबादी का समर्थन हासिल था। इस तरह MY फार्मूला उन्हें 2005 तक बिहार की सत्ता में टिकाए रखा। 1997 में जब सिवान में CPI-ML के नेता चंद्रशेखर और श्याम नारायण यादव नुक्कड़ सभा कर रहे थे, उन्हें मार डाला गया। कहा गया कि शहाबुद्दीन के गुर्गों ने उन्हें मार डाला। उन दिनों कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर को शहाबुद्दीन ने ही मरवाया। जिस समय तो वह जेल में थे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर बात मीडिया की फैलाई हुई थी। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य अमरनाथ यादव और CPI के नेता शहाबुद्दीन के राज के खिलाफ खड़े होने के लिए जाने जाते हैं। वह कहते हैं, हम जमींदारों से जमीन छीनकर भूमिहीनों में बांटते थे। यही हमारा आंदोलन था। सिवान उन दिनों बेहद खतरनाक जगह मानी जाती थी। वो बूथ कैप्चरिंग का जमाना था। लालू कहा करते थे कि वो कम्युनिस्टों को खत्म कर देंगे। CPI-ML और शहाबुद्दीन के बीच लड़ाई में 153 मासूमों ने अपनी जान गंवाए थे। लालू सामाजिक न्याय के लिए खड़े हुए थे और पिछड़े वर्गों के लोगों के नेता बन गए थे। लेकिन वह बिहार में CPI-ML को नहीं देखना चाहते थे। एक वक्त तो उन्होंने कहा था कि वह CPI-ML को खत्म करने के लिए जहन्नुम की ताकतों के साथ भी समझौता करने को तैयार है, और उन्होंने यही किया। शहाबुद्दीन इसी सौदेबाजी का नतीजा था। शहाबुद्दीन से सहानुभूति रखने वालों में से कईयों का मानना है कि वो राजनीतिक दलों और जमींदारों के प्यादे से ज़्यादा कुछ नहीं थे। यही वजह है कि RJD की ताकत खत्म होने के साथ ही शहाबुद्दीन का भी जलवा खत्म होने लगा। इस तरह शहाबुद्दीन और फिर RJD की ढलान के साथ ही सिवान में BJP का उभार शुरू हो गया। शहाबुद्दीन माफिया थे, यह कोई झूठ नहीं था। दरअसल वह एक बाहुबली थे जो नए उभरे राजनीतिक हालात में लालू यादव के समझौते के नतीजे के तौर पर सामने आए थे। 1990 के दशक तक देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जन्म स्थली सिवान शहाबुद्दीन के नाम का पर्याय बन गया था, और मुस्लिमों की आबादी 20% है। इसके साथ यादव का नंबर आता है।
मौत के वक्त शहाबुद्दीन एक दोहरे हत्याकांड के मामले में जेल में सजा भुगत रहे थे। हालांकि आखिरी वक्त तक उनके खिलाफ अपराध के 40 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें से एक मामला जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर को गोली मारकर हत्या करने का भी था। चंद्रशेखर को दिन दहाड़े सिवान में गोली मार दी गई थी। इसके बाद शहाबुद्दीन के खिलाफ एक बिजनेसमैन के 3 बेटे को मार डालने का केस था। चंद्रशेखर की विधवा मां कौशल्या देवी अब जीवित नहीं है, लेकिन उन्होंने बेटे के लिए इंसाफ की एक लंबी जंग लड़ी थी। उन्होंने अपनी बेटे की हत्या में शहाबुद्दीन को नामजद किया था। बिजनेसमैन चंद्रबाबू के 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर मार डाला गया था और तीसरे बेटे को भी इसके कुछ साल बाद गोली मार दी गई थी। कुछ महीनों तक चंदू बाबू की भी मौत हो गई। कुछ साल पहले जब चंदू बाबू और उनके बेटों ने अपनी जमीन और दुकान पर कब्जा करने की कोशिश में लगे गुंडे का विरोध किया था, इसके बाद शहाबुद्दीन के लोगों ने चंद्रबाबू के 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर मार डाला था। इस मामले में चश्मदीद तीसरे बेटे राजीव रोशन को भी 2014 में गोली मार दी गई थी। ऐसी तथ्यात्मक तथ्यों से पता चलता है कि शहाबुद्दीन की आपराधिक छवि का सबसे ज्यादा लाभ लालू परिवार ने उठाया, जिसके चलते उनकी राजनीति बिहार में आगे बढ़ती रही। वही राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ओसामा साहब और उनकी पत्नी हिना साहब ने विगत एक दिन पहले राजद ज्वाइन कर लिया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या लालू यादव हिना साहब और ओसामा साहब को राजद में वापसी कराकर क्या वो प्रदेश की जनता और सिवान की जनता का दिल जीतने में कामयाब होते हैं और विधानसभा 2025 के जो चुनाव होने वाले हैं, क्या आरजेडी बहुमत के साथ प्रदेश के सत्ता पर काबिज होती है